हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लीगल विद अमनदीप। तो हमने सेक्शन 8 तक कर लिया था। आज हमें सेक्शन 9 से स्टार्ट करना है। सेक्शन 9 डील्स विद कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। ओके, तो हमने क्लासेस ऑफ कोर्ट्स में देखा था। पहले कोर्ट ऑफ सेशन थी, वो सेक्शन 8 में हमने देख ली। उसके बाद थी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, JMFC एंड JMSC। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट्स हैं उनको इस्टेब्लिश कौन करेगा। ठीक है, तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 says in every district there shall be established as many courts of judicial magistrates of first class and of the second class at such places as the state government may after consultation with high court by notification specify। सो ये सारे कीवर्ड्स को हमें नोट करना है। ओके, तो पहली बात, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कहाँ होंगी, तो ये होंगी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। कितनी कोर्ट्स होंगी, एज मैनी एज रिक्वायर्ड। और कौन सी कोर्ट्स होंगी, एक होंगी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की और एक होंगी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की। किस प्लेस पे होगी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट बताएगी आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। और ये कैसे बताएगी, थ्रू अ नोटिफिकेशन। ठीक है, तो क्या चीज़ पता लगी, हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास होगी। उनको इस्टेब्लिश कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं प्रोवाइजो क्या कहता है। सो प्रोवाइजो सेज दैट स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट establish for any local area one or more special courts of judicial magistrates first class or second class to try any particular case or particular class of cases, and where any such special court is established, no other court of magistrate in the local area shall have jurisdiction to try any case or class of cases for the trial of which special court of judicial magistrate has been established। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स भी बना सकती है। अब मैं इसका आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर हमारे पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को स्पेशल जजेस की पावर दी जाती है। उनको कहते हैं हम स्पेशल मजिस्ट्रेट्स अंडर NI एक्ट। तो जब हम किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के ऊपर स्पेशल मजिस्ट्रेट की पावर्स को कन्फर करते हैं, तो वो पावर्स सिर्फ वही मजिस्ट्रेट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं जो उस डिवीज़न के अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास हैं, वो उन पावर्स को कन्फर नहीं करेंगे। ओके, तो जैसे हर डिवीज़न में बहुत सारी स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल NI एक्ट की 1 से 2 कोर्ट्स बनी होती हैं हर डिवीज़न में। तो वो जो जितने भी NI एक्ट के केसेस होंगे वो सिर्फ उन्हीं कोर्ट्स में जाएंगे और जो दूसरी कोर्ट्स हैं उनके पास वो केसेस नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जब हम अपना केस फाइल करते हैं तो वो उसी अकॉर्डिंग उनकी इंटरेस्टमेंट होती है फिर। ठीक है, तो हमने यही चीज़ देखी यहाँ पर। सबसेक्शन 1 ने कह दिया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को इस्टेब्लिश करने की पावर किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। बट प्रोवाइजो में उन्होंने बोल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट कैन ऑल्सो इस्टेब्लिश स्पेशल कोर्ट्स। ओके, और तो ये जो स्पेशल कोर्ट्स होंगी ये किन की होंगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। और इनकी पावर्स को एक्सक्लूसिवली ये खुद एक्सरसाइज करेंगे। इनके अलावा इनकी पावर्स को दूसरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं वहाँ के वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं सबसेक्शन 2। इट सेज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। जो उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं, जो जज होते हैं किसी कोर्ट के। ठीक है, तो हमने कोर्ट इस्टेब्लिश कर दी, तो कोर्ट को चलाने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी तो चाहिए, तो उनको अपॉइंट कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो कोर्ट इस्टेब्लिश हो रही है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट कर रही है, बट जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट है वो ओनली हाई कोर्ट कर रही है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। ओके, तो अभी सबसेक्शन 3 देख लेते हैं। इट से द हाई कोर्ट में whenever it appears it to be expedient or necessary confer the powers of judicial magistrate of the first class or of second class on any number of judicial service of the state, any member of the judicial service of the state functioning as a judge in a civil court। तो अगर हाई कोर्ट को लगता है कि इट इज़ रिक्वायर्ड और नेसेसरी, तो वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की पावर्स हैं वो किसी सिविल जज के ऊपर भी कन्फर कर सकती है।
ओके। तो क्या होता है कि जब हमारे जजेस अपॉइंट होते हैं तो या तो पोस्ट्स आती हैं सिविल जज जूनियर डिवीज़न की या पोस्ट आती हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, ठीक है। तो ये हर स्टेट का डिफरेंट प्रोसीजर है। जैसे पंजाब में क्या करते हैं, हम अंडर पंजाब कोर्ट्स एक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की अपॉइंटमेंट करते हैं और उन्हीं के ऊपर सिविल जजेस की पावर्स कन्फर कर देते हैं। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट चाहे तो जेएमआईसी की जो पावर्स हैं वो सिविल जज के ऊपर कन्फर कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ जजेस हों, डिफरेंट डिफरेंट, कि सिविल की हम अपॉइंटमेंट अलग कर लें, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अलग कर लें। बट पंजाब में हम ऐसा नहीं करते, हम पंजाब में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट करते हैं और उन्हीं के ऊपर सिविल जज की पावर्स को कन्फर कर देते हैं अंडर पंजाब कोर्ट्स एक्ट, ठीक है। तो ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है प्रोसीजर, बट जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ये ऑल इंडिया सेम है, ठीक है। तो वो जो हमारी अपॉइंटमेंट प्रोसीजर्स हैं वो स्टेट टू स्टेट अपने जो लोकल लॉज हैं उनके बेसिस पे डिफ़र करेगी, इसके बेसिस पे हमारा यही जनरल रूल रहेगा। उसके बाद देख लेते हैं हम सेक्शन 10। इट सेज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनके ऊपर होते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्रिमिनल केसेस की जो इंटरेस्टमेंट है वो सीजीएम करते हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि इनको अपॉइंट कौन करेगा। तो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होंगे एक डिस्ट्रिक्ट के, उनमें से हाई कोर्ट किसी एक को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर देगी। तो ऑब्वियसली बात है कि जिसकी सीनियरिटी होगी तो उसको सीजीएम अपॉइंट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पे भी हाई कोर्ट कर रही है और ऊपर भी हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की अपॉइंटमेंट भी हाई कोर्ट नहीं करी थी, तो अपॉइंटमेंट अभी तक हमारी हाई कोर्ट ही कर रही है। सबसेक्शन 2 says High Court may appoint any judicial magistrate of first class to be an additional chief judicial magistrate, and such magistrate shall have all or any of the powers of chief judicial magistrate under this Sanhita or under any other law for the time being in force as the High Court may direct. ओके, तो देखिए वैसे तो हमारे पास एक ही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, बट इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि बहुत ज़्यादा काम हो, तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स भी अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। तो ये इसीलिए किया जाता है ताकि जो काम है वो अच्छे से चलता रहे और कोई दिक्कत ना आए, और उनके ऊपर उनकी जो पावर्स होंगी वो सारी सीजीएम वाली ही होंगी, ठीक है। और अगर हाई कोर्ट अलग से कुछ पावर कन्फर करती है तो वो भी हो सकती है। फिर आ गया सब सेक्शन 3। इट सेज द हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिवीजन एज द सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड रिलीव हिम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन एज ओकेजन रिक्वायर्स। तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है, किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को जो कि सब डिवीजन में अपॉइंटेड है तो उसको सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर्स कन्फर कर देगी। ओके, जो हमारी सब डिविजन्स होती हैं वहाँ पर जो जजेस होते हैं वो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ही होते हैं। ओके, ये होते तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही हैं, बट क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट सब डिवीजन में है तो इसलिए इनके ऊपर हाई कोर्ट के द्वारा सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर्स कन्फर होती हैं, तो इनको हम कहते हैं SDJM। ओके, फिर सबसेक्शन 4 सेज सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट every subdivisional judicial magistrate shall also have and exercise such powers of supervision and control over the work of judicial magistrate in the subdivision as the high court may by general or special order specify in this behalf। तो देखिए जो जनरल कंट्रोल होगा वो होगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, क्योंकि एक डिवीज़न में जो सब डिविजन्स है, डिवीज़न ऊपर है सब डिवीज़न उससे नीचे है, ठीक है। तो डिवीज़न का इंचार्ज क्रिमिनल केसेस में कौन हो गया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्यों, क्योंकि जितने भी JMICs हैं फर्स्ट क्लास हैं या सेकंड क्लास है उनको जो क्रिमिनल केसेस का काम है वो इंटरेस्ट कौन करेगा, CGM करेगा। तो ये जो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है इसके ऊपर सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल तो CGM का ही रहेगा, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर जो उसके नीचे के जो जजेस हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट में, फॉर एग्जांपल समाना लगा लीजिए आप, तो समाना में सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, लेकिन उनसे जूनियर भी तो जजेस हैं, वो भी तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही हैं, तो उनकी जो सुपरविजन होगी वो कौन करेंगे, वो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेंगे, ठीक है। तो मतलब सीधी सी बात है, अपने एरिया में तुम सबसे बड़े हो तो तुम सुपरवाइज करोगे अपने से छोटे वालों को,
तुमसे ऊपर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो वो सबको ही करेंगे सुपरवाइज। और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर कौन आ जाएंगे, हमारे सेशन जजेस आ जाएंगे। सेशन जजेस के ऊपर हाई कोर्ट आ जाएगी, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी। तो ये हमारी हायरार्की ऑफ केसेस है, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है, सॉरी। ठीक है, तो हमारा सेक्शन 10 हो गया। सेक्शन 9 में हमने कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देख ली। सेक्शन 10 में हमने देख ली चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब हम देखते हैं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 11 में। तो द हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सो टू डू confer upon any person who hold or has held any post under the government all or any of the parts conferred or conferable by or under the sanita on a judicial magistrate of first class or second class in respect of particular case or cases in any local area। तो जो हाई कोर्ट है, अगर उसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है तो वो किसी ऐसे पर्सन पर जो कि किस गवर्नमेंट में कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है या कर चुका था, या मतलब अभी सर्विस में है या वो रिटायर्ड है अभी पर्सन, तो उसके ऊपर जीएमएफसी और जीएमएससी की पावर्स को किसी पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर केसेस के लिए किसी लोकल एरिया में उनको अपॉइंट कर सकती है। अब देखिए, ये जो पर्सन है हु होल्ड्स और हैज़ हेल्ड एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, इट इज़ सम पर्सन अदर देन अ जज। और ये जो पावर्स हैं एक्चुअली ये एमरजेंसी के लिए हमने रखी हुई हैं हमारे पास, बिकॉज देयर कैन बी सर्कमस्टांसिस जब वी डू नॉट हैव सफिशेंट जजेस। फॉर एग्जांपल, अगर कि मास रेजिग्नेशन ऑफ बाय जुडिशियल ऑफिसर्स हो जाए, या कोई वॉर हो जाए, या किसी भी रीज़न से अगर हमारे पास जुडिशियल ऑफिसर्स की कमी है, तो हम अपने जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उनके ऊपर हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की पावर्स को कन्फर कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसकी प्रोवाइजो देख लेते हैं। प्रोवाइडेड नो सच पावर शैल बी कन्फर्ड ऑन अ पर्सन अनलेस ही पोजेस सच क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू लीगल अफेयर्स एज द हाई कोर्ट में बाय रूल्स स्पेसिफाई। तो क्या हम हर पर्सन को दे सकते हैं? अभी एक पीएन है, वो भी तो अंडर द गवर्नमेंट पोस्ट जॉब कर रहा है, तो क्या उसको कर सकते हैं हम? क्या उसके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जीएमएससी जीएमएफसी और जीएमएससी की पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए? तो इन्होंने इसीलिए प्रोवाइज़ो में इस पर एक लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि हाई कोर्ट बाय रूल्स स्पेसिफाई करेगी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, कि उसको लीगल अफेयर्स की नॉलेज हो या नहीं, मतलब उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होंगी। कोर्ट कर सकती है कि ही शुड हैव डन एलएलबी, बेसिक क्वालिफिकेशन हो उसकी, या उसके पास कुछ एक्सपीरियंस हो पहले का। ठीक है, तो अगर ऐसे लीगल अफेयर्स से रिलेटेड हाई कोर्ट बाय रूल्स ये क्वालिफिकेशन उन पर्सनस के ऊपर रिक्वायर कर सकती है। ठीक है, फिर सबसेक्शन 2 सेज सच मजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम एंड द हाई कोर्ट माई जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट। तो ये जो मजिस्ट्रेट हैं इनको हम कहेंगे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, जिनको हम इस सेक्शन में अपॉइंट कर रहे हैं। और इनकी जो मैक्सिमम अपॉइंटमेंट है दैट विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर ओनली। अगर आपको 1 ईयर से ज़्यादा उनको रखना है, जो आपकी इमरजेंसी थी दैट स्टिल परसिस्ट, तो फिर आपको दोबारा से उनका ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजीएम और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब हम देख लेते हैं इनकी लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होगी। तो सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम define the local limits of the areas within which the magistrates appointed under section 9 or under section 11 may exercise all or any of the powers with which they may be respectively invested under this संहिता। तो हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट को सेक्शन 9 में इस्टेब्लिश कर दिया, कोर्ट बन गई। ठीक है, सेक्शन 11 में हमने कर दी जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स अपॉइंट। ठीक है, स्पेशल मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट को हमने सेक्शन 9 के सब सेक्शन 1 की प्रोवाइज़ो में इस्टेब्लिश कर दिया। अब हमने कोर्ट्स तो बना दी, मजिस्ट्रेट्स अपॉइंट कर दिए, उनको केसेस भी तो एंट्रस्ट करने हैं, वो कोर्ट में खाली तो नहीं बैठेंगे, तो उनके पास जो काम है वो कैसे आएगा, एंट्रस्टमेंट कैसे होगी। तो सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे वो क्रिमिनल केसेस में जो काम है वो इन मजिस्ट्रेट्स को एंट्रस्ट करेंगे। ठीक है,
तो देखिए इन्होंने कहा कौन से मजिस्ट्रेट्स को कन्फर करेगा सीजीएम। एक तो जो अंडर सेक्शन 9 अपॉइंट हुए हैं हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, और एक जो सेक्शन 11 में हुए हैं हमारे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, जो कि किसी एमरजेंसी में किया जाएगा। और ये जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं होते, ये नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर जो इंटरेस्टमेंट है वो सीजीएम करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। फिर इसकी प्रोवाइजो सेज कि प्रोवाइडेड द कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे होल्ड इट सिटिंग एट एनी प्लेस विद इन द लोकल एरिया फॉर विच इट इज़ इस्टेब्लिश्ड। तो हमने सेक्शन 11 में देखा था कि ये जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट होगी ये किसी पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर केसेस के लिए होगी और किसी एक लोकल एरिया में होगी कि जहाँ पर वो प्रॉब्लम है हमारी, ठीक है। इट कैन ऑल्सो एग्जिस्ट कि पूरे इंडिया में ही वो प्रॉब्लम है, या ये भी हो सकता है किसी रिस्पेक्टिव एरिया में वो प्रॉब्लम है, तो हमें सिर्फ वहीं के लिए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स अपॉइंट करने थे। तो उन्होंने बोल दिया कि ये जो कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगी ये अपनी सिटिंग वहाँ कर सकती है जिस लोकल एरिया के लिए इनकी अपॉइंटमेंट की गई है, ठीक है। तो सबसेक्शन 2 सेज एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द जुरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। तो अगर तो उनकी जुरिसडिक्शन को हमने एक्सप्रेसली डिफाइन कर दिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की, फिर तो वो उसी एरिया में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। बट अगर हमने उनकी पावर्स को एक्सप्रेसली डिफाइन नहीं किया तो फिर जो पूरी डिस्ट्रिक्ट होगी जिसमें कि उनकी अपॉइंटमेंट हुई है वो पूरी डिस्ट्रिक्ट उनकी जुरिसडिक्शन की एरिया होगी, ओके। तो सबसेक्शन 3 सेज where the local jurisdiction of magistrate appointed under section 9 or section 11 extends to an area beyond the district in which he ordinarily hold court, any reference in this sanhita to the court of session or chief judicial magistrate shall in relation to such magistrate throughout the area within his local jurisdiction be construed unless the context otherwise requires as a reference to the court of session or chief judicial magistrate as the case may be exercising jurisdiction in relation to said district। तो देखिए अगर जो हमारी लोकल जुरिसडिक्शन हमने किसी मजिस्ट्रेट की डिफ़ाइन करी हुई है जो कि अंडर सेक्शन 9 अपॉइंट हुए हैं या सेक्शन 11 अपॉइंट हुए हैं, तो उनकी वो जो लोकल जुरिसडिक्शन है वो एक्सटेंड कर रही है बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट जिसमें कि वो अपनी कोर्ट ऑर्डिनरीली लगाते हैं, ठीक है। तो अगर इस संहिता में हम कोई रेफरेंस देंगे, कहीं भी ये लिखा होगा कि टू द कोर्ट ऑफ सेशन और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो इन रिलेशन टू सच मजिस्ट्रेट जिस मजिस्ट्रेट की जो लोकल जुरिसडिक्शन है वो जहाँ पर वो नॉर्मल सिटिंग होल्ड कर रहे हैं उससे बियॉन्ड जा रही है, थ्रू आउट द एरिया विद इन हिज लोकल जुरिसडिक्शन बी कंस्ट्रूड अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। तो ये यही समझा जाएगा कि वो जो एरिया बियॉन्ड जुरिसडिक्शन भी है ना वो भी उसी की जुरिसडिक्शन में है, अनलेस अगर द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, अगर हमें कंटेक्स्ट से कुछ और समझ आ रहा है, कंटेक्स्ट से पता चल रहा है कि नहीं ये उसकी जुरिसडिक्शन में नहीं आएगा। एज रेफरेंस टू द कोर्ट ऑफ सेशन और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज मे बी एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन इन रिलेशन टू द साइड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो जो उस डिस्ट्रिक्ट के जो कि बियॉन्ड जुरिसडिक्शन जा रही है तो फिर वहाँ के जो सीजीएम और कोर्ट ऑफ सेशन होंगे तो हम ये समझेंगे कि वो जो जुरिसडिक्शन है वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो उसकी जहाँ पर वो ऑर्डिनरीली सिटिंग करता है वहाँ के जो सीजीएम और कोर्ट ऑफ सेशन होंगे तो उनको माना जाएगा। फिर आगे हमारे पास सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। अब मतलब हायरार्की क्या होगी, तो एवरी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज। तो मतलब सबसे ऊपर कौन हो गए, सेशन जज, उनसे नीचे हो गए चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एंड एवरी अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज बी सबऑर्डिनेट टू चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो सबसे ऊपर हो गए सेशन जज, उनसे नीचे हो गए चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उनके नीचे हो गए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, ठीक है। तो अब जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैं या सेकंड क्लास हैं वो क्या है, सीजीएम के अंडर है, बट सीजीएम खुद भी तो सेशन जज के अंडर है, तो ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होंगे ये सीजीएम के भी अंडर होंगे और सेशन जज के भी अंडर होंगे, ठीक है। सब क्लोज 2 Chief Judicial Magistrate may from time to time make rules or give special orders consistent with this Sanhita as to the distribution of business among judicial magistrates subordinate to him, ठीक है। तो जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो गए हमारे सीजीएम जी होंगे वो टाइम टू टाइम रूल्स बना सकते हैं और स्पेशल ऑर्डर्स दे सकते हैं कंसिस्टेंट विद दिस संहिता, जैसा कि संहिता में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस के लिए अमंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम, जो कि उसके अंडर हैं उनको बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हमने पहले भी देख लिया। फिर आ गई हमारे पास फोर्थ क्लास ऑफ कोर्ट्स, जो हमने देखी थी सेक्शन 6 में, कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। तो फोर्थ क्लास ऑफ जजेस थी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो हमने देखा था जो फर्स्ट 3 कोर्ट्स हैं ये हैं जुडिशियल कोर्ट्स। ये इनके पास ये कोर्ट्स में बैठते हैं, ठीक है। और ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं ये कोर्ट्स में नहीं होते, इनकी अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज होते हैं, ठीक है। लेकिन इनको भी हमारे संहिता में कुछ पावर्स दी हुई हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये पहले भी देखा था कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस में, कि अगर मजिस्ट्रेट लिखा होगा तो मजिस्ट्रेट वर्ड को हमें क्या समझना है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा तो फिर उनके पास क्या पावर्स होंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स कौन होंगे, ठीक है। तो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट as many persons as it think fit to executive magistrate and shall appoint one of them to be the district magistrate। तो हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट होंगे। अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और कितने पर्सन को करेगी? एज मैनी पर्सन इट थिंक फिट, जितनी उसको लगता है ज़रूरत है। क्या अपॉइंट करेगी? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और जितने उन्होंने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स अपॉइंट करे हैं उनमें से किसी एक को कर देगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट। मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अलग से अपॉइंट नहीं कर रहे, हम अपॉइंटमेंट करेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की, उनके बीच में से किसी एक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जब हमने सेक्शन 9 में कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स अपॉइंट करी थे तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कर रही थी, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट है, हाई कोर्ट का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स में रोल नहीं है। फिर आ गया सबसेक्शन 2, द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, may such magistrate shall have such of the powers of DM under this संहिता और under any law for time being in force as may be directed by state government। तो वही चीज़, अगर काम ज़्यादा है तो किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि CGM अपॉइंट करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट क्या कर देगी? एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर देगी। बट क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के केस में हाई कोर्ट का रोल नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट का ही रोल है, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट करेगी यहाँ पर अपॉइंट, ठीक है। तो हमने सबसेक्शन 1 में हमने अपॉइंट कर दिया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और उनमें से किसी एक को DM। सबसेक्शन 2 में हमने कर दिया अपॉइंट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, ठीक है। फिर आगे हमारे पास सबसेक्शन 3, वेन एवर इन कंसिक्वेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिकमिंग वेकेंट एनी ऑफिसर सक्सीड्स टेम्पोरेरली टू द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, such officer shall pending the orders of state government exercise all powers and perform all the duties respectively conferred and imposed by this संहिता on the district magistrate। तो मान लीजिए कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनका ऑफिस वेकेंट हो गया, खाली हो गया फॉर द टाइम बिंग, तो उनके ऑफिस का काम किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को तो दिया ही होगा, क्योंकि कोई भी ऑफिस वेकेंट नहीं रह सकता, ठीक है। तो एडिशनल चार्ज दे देते हैं हम, या डेपुटेशन पे लगा देते हैं किसी को। तो जिस भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस दिए होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के, तो वो पर्सन चाहे कि अभी स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स नहीं आए हैं उसको DM की पावर्स कन्फर करने के लिए, लेकिन फिर भी वो सारी फंक्शंस को एक्सरसाइज करेगा चाहे अभी तक स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स नहीं आए, बिकॉज हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स तो उसके पास आ गए होंगे एग्जीक्यूटिव काम करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने के लिए, बट उसके पास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अंडर दिस संहिता नोटिफिकेशन नहीं आई होगी कि तुम पर ये भी पावर कन्फर कर रहे हैं हम, बिकॉज की जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट है वो वेकेंट हो गई है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि देखिए स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है ना कि काम बहुत ज़्यादा होता है, तो कई बार ऑर्डर आने में डिले हो गया, तो अब हम लोगों को सफ़र नहीं करने दे सकते, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बहुत काम करना होता है अंडर दिस संहिता, तो वो सारे काम रुक नहीं सकते। फिर आगे सब सेक्शन 4, द स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ अ सब डिवीजन एंड मे रिलीव हिम ऑफ द चार्ज एज ओकेजन रिक्वायर्स एंड द मजिस्ट्रेट सो प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ सब डिवीजन शैल बी कॉल्ड द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एक सब डिवीजन का इंचार्ज लगा सकती है और फिर हम उसको क्या कहेंगे? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहेंगे, ठीक है। तो जो हमने ये डिवीज़न जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स में सब डिवीज़न कोर्ट में अपॉइंट करे थे उनको हम कह रहे थे सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट,
और जब हम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को सब डिवीज़न में अपॉइंट करेंगे तो हम इनको कहेंगे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल वर्ड इज मिसिंग हियर, ठीक है, यू नीड टू फोकस ऑन दिस टर्म्स। फिर सबसेक्शन 5 says the state government may by general or special order subject to such control and directions as it may deem fit impose delegate its powers under subsection 4 to the district magistrate। मतलब हम डीएम जो है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को चार्ज दे सकता है एसडीएम का। तो ये जो हम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हैं इनको क्या बोलते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में, एसडीएम। तो सबसेक्शन 4 में ये जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को सब डिवीज़न में लगाने की पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपना जनरल और स्पेशल ऑर्डर पास करके ये पावर टू अपॉइंट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इन अ सब डिवीज़न एज सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर भी कन्फर कर सकती है कि तुम अपॉइंटमेंट कर दो। तो स्टेट गवर्नमेंट यही करती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं बट वो इतना काम नहीं कर सकती, तो क्या कर देती है वो डेलीगेशन ऑफ पावर कर देती है, ठीक है। फिर आ गया सबसेक्शन 6, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कन्फरिंग अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑन अ कमिश्नर ऑफ पुलिस और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो मतलब जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं उनको भी हम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की पावर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पावर कौन देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी। किसको देगी, कमिश्नर ऑफ पुलिस को देगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम सेक्शन 15 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइज़।